नमस्ते। भारत की आजादी की लड़ाई हमें लगता है कि ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन असल दुश्मन तो घर के अंदर भी था। ये कहानी उस दौर की है जब सबसे बड़ी जंग एकता और बंटवारे के बीच लड़ी जा रही थी। चलिए इस उलझी हुई कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सोचिए, सवाल कितना बड़ा था। आप आजादी कैसे जीतेंगे जब आप खुद ही अंदर से बटे हुए हों? यही वो एक सवाल था जो उस वक्त के हर बड़े नेता के दिमाग में घूम रहा था। और यकीन मानिए, इसी एक सवाल ने भारत का भविष्य तय कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से। एक बहुत बड़ी भव्य मेज के चारों ओर। कहा गया कि यहां भारत का भविष्य तय होगा। अंग्रेजों ने इसे बड़ा फैंसी नाम दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पर सच तो यह था कि यह एक ऐसी बातचीत थी जिसकी नींव ही शुरू से ही खोखली थी। अब देखिए उस वक्त माहौल कैसा था। 1927 में अंग्रेज ले आए साइमन कमीशन। भारत के लिए कानून बनाएंगे, पर उसमें कोई भारतीय नहीं। इसके जवाब में 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया और देखते ही देखते पूरे देश में आंदोलन की आग फैल गई। तो माहौल एकदम गरमाया हुआ था और ठीक इसी बीच अंग्रेजों ने कहा, चलो लंदन में बैठकर बात करते हैं। तो इस पहली कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला? जीरो। एक बड़ा सा जीरो। और वजह बिल्कुल साफ थी। भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो तो वहां थी ही नहीं। सोचिए, ये तो वैसी बारात थी जिसमें दूल्हा ही नहीं पहुंचा। अच्छा, तो सवाल यह है कि कांग्रेस आई क्यों नहीं? देखिए, इसके 3 सीधे सीधे कारण थे। पहला, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था। दूसरा, गांधी जी और कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता उस वक्त जेल में थे। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये मीटिंग हो रही थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, और उस रिपोर्ट को तो कांग्रेस पहले ही सिरे से खारिज कर चुकी थी। तो जब पहली कॉन्फ्रेंस बुरी तरह फेल हुई, तब जाकर अंग्रेजों को अपनी गलती समझ में आई। उन्हें यह बात साफ हो गई कि गांधी और कांग्रेस के बिना भारत के बारे में कोई भी फैसला लेना नामुमकिन है। तो अब पूरा खेल बदल गया। अब एक ही मकसद था, किसी भी तरह गांधी को बातचीत की मेज पर लाना। तो अब सीन में 2 सबसे बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थे गांधी जी, जो जेल में बंद थे, और दूसरी तरफ थे भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन, जो सत्ता के शिखर पर थे। इन दोनों के बीच समझौता होना जरूरी था, और बस यहीं से शुरू हुई एक नई बातचीत। और इस बातचीत का नतीजा निकला गांधी-इरविन पैक्ट 1931 में। ये एक तरह का लेन देन था। गांधी जी ने 2 बातें मानी। एक, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक देंगे, और 2, वो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जरूर आएंगे। बदले में लॉर्ड इरविन ने भी 2 वादे किए। एक, वो सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, और 2, वो सारे कड़े कानून वापस ले लेंगे। तो चलिए, अब सब ठीक था। सारी पार्टियां लंदन में दूसरी कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गईं। सबको लगा कि चलो अब कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी दरार सामने आई जो पहले से भी ज्यादा गहरी थी, और उसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। जरा इस बात की विडंबना देखिए। भारत के सारे नेता लंदन गए थे आजादी पर बात करने, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने। पर वहां पहुंचते ही बहस का मुद्दा ही बदल गया। अब लड़ाई अंग्रेजों से नहीं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी आपस में कि आजाद भारत में किसका कितना हक होगा। और इस पूरी बहस के सेंटर में एक शब्द था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचन मंडल। अब ये क्या था? इसका मतलब बहुत सीधा था। एक ऐसी व्यवस्था जहां मान लीजिए किसी दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही वोट दे सकते हैं। ये एक ऐसा आइडिया था जो देश को धर्म और जाति की लाइनों पर और भी पक्का बांट देता। और इसी एक मुद्दे पर 2 बहुत बड़े नेताओं के विचार बिल्कुल आमने सामने थे, गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गांधी जी के लिए ये देश की एकता पर हमला था। उनका मानना था कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा। दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर का नजरिया अलग था। उनके लिए ये दलितों के हक की लड़ाई थी, उनके राजनीतिक अधिकारों और न्याय के लिए ये जरूरी था। तो हुआ ये कि जब भारतीय नेता आपस में किसी एक बात पर राजी नहीं हो पाए, तो अंग्रेजों को तो अपना मौका मिल गया, बांटो और राज करो वाली नीति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसी मैकडॉनल्ड ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। और इसमें उन्होंने दलित वर्गों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग मान ली। मतलब जो दरार पहले से थी उसे और भी गहरा कर दिया। इस एक फैसले ने मानो भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। और इस भूचाल के जवाब में गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दीं। आपको याद होगा, गांधी जी जैसे ही लंदन से लौटे, उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया था। तो जेल के अंदर से ही उन्होंने इस फैसले को देखा, और उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर, उसकी एकता पर एक आखिरी चोट थी।
एक ऐसा नैतिक संकट जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते थे। और इसके खिलाफ उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ। ये कोई मामूली भूख हड़ताल नहीं थी, एक प्रण था कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होता वो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। अब सीधा सीधा सवाल उनकी जिंदगी का था। गांधी जी के इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर तरफ एक ही चिंता थी। अब लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, अब लड़ाई वक्त से थी। भारतीय नेताओं पर जबरदस्त दबाव था कि वो आपस में मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे गांधी जी की जान भी बच जाए और दलितों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। और इस भारी संकट के बीच से जो समाधान निकला उसे हम जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। अब ये समझौता क्या था, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहली और बड़ी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया छोड़ दिया गया। तय हुआ कि वोट सब मिलकर देंगे, लेकिन इसके बदले में दलित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटें थीं उन्हें लगभग 2 गुना कर दिया गया। जहां कम्युनल अवार्ड में 71 सीटें थीं, पूना पैक्ट में उन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। इतना ही नहीं, सेंट्रल असेंबली में भी 18% सीटें आरक्षित कर दी गईं। तो कुल मिला के पूना पैक्ट से क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात तो खत्म हो गई, पर दलित समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत मिला। ये समझौता डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से दलितों के नेताओं और दूसरी तरफ सवर्ण हिंदू नेताओं के बीच हुआ, और जैसे ही इस पर दस्तखत हुए, गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है। क्या पूना पैक्ट ने उस गहरी दरार को हमेशा के लिए भर दिया था, या फिर उसने बस एक बहुत ही मुश्किल और जरूरी बातचीत को कुछ वक्त के लिए टाल दिया था? इसका जवाब शायद आज भी हम ढूंढ रहे हैं। इस पर सोचिएगा। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।